आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, जो कि पीजीडीवी महाविद्यालय में कार्यरत हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस क्रम को, क्योंकि आज हमें ये अवसर मिला है कि इस समय का हम सदुपयोग करें, और निश्चित ही आज हम हमारे अध्यक्ष महोदय को, विशिष्ट अतिथि महोदय को और साथ ही साथ मुख्य अतिथि महोदय को भी उनके विचार, उनके आशीर्वचन सुनेंगे। लेकिन उनसे पूर्व इस आज के सत्र की प्रारंभिक औपचारिक शुरुआत के लिए मैं हमारे गरिमामय अतिथिगणों के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। सबसे पूर्व शैलेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया मंच की ओर पधारें, और हमारे बीच आज हमारी अध्यक्ष महोदया जो प्रोफेसर नीलम राठी मैम हैं, उनका ये दुसाला प्रदान कर उनका स्वागत करें। इस तरफ से आ जाइए। आयोजक टीम के सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वो दुसाला लेके आएं। नीलम मैम का जी। सभी से इस सभागार में जो लोग मौजूद हैं, उन सबसे अनुरोध है कि वो कृपया करतल ध्वनियों के साथ इस क्षण के आप भागीदारी बने। बहुत धन्यवाद सर। और इसी क्रम में मैं हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा माननीय श्याम पांडे जी से कि वो कृपया आए और उन्हें दुसाला प्रदान कर उनका स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी का। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण के आप सहभागी बने। और साथ ही साथ बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी के स्वागत के लिए मैं अनिल सर से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया दुसाला प्रदान कर उनका भी स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करतल ध्वनि के साथ इस क्षण के सहभागी बने। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया अपनी बारी का ध्यान रखें। मैं एक एक करके, उससे पूर्व कि जिस प्रतिभागी को मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा, उसके बाद उसके अगले प्रतिभागी को भी यहाँ पे सूचित कर दूँगा, तो वो अपने लिए बारी का ध्यान रखें और तैयार रहें। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास प्रतिभागियों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में है और समय का ध्यान रखना है। इस वजह से हमने ये तय किया है कि आप अधिकतम 4 मिनट में अपनी बात रखेंगे। 3 मिनट ये है ना जी। तो 3 मिनट में आप अपनी मूल बात को रखेंगे, है ना, और 1 मिनट में आप निष्कर्ष के तौर पे अपनी बात रखेंगे। और हम फिर कोशिश करेंगे कि हमारे जो आज के गरिमामय अतिथिगण हैं, उनको भी हम आपके इन शोध विषयों के बारे में उनके विचार भी सुनेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शीघ्रता के साथ इसे प्रारंभ करता हूं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं इसमें हमारे बीच जो प्रतिभागी है सुगंधी कुलसिंह जी। सुगंधी जो कि श्रीलंका से है और उनका विषय है विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण। आप सादर आमंत्रित है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अगली प्रतिभागी आरुषि ठाकुर हैं, वो तैयार रहें। यहाँ पे उपस्थित आप सभी को हार्दिक प्रणाम करती हूँ। मैं श्रीलंका से, मेरी मातृभाषा सिंहली है और मैं आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कार्य कर रही हूँ। मेरा शीर्षक है विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों के समक्ष समझ सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों का समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। मानव द्वारा उच्चारित प्रतीकात्मक होती है, जिसमें प्रतीक यादृच्छिक होती है।
का अर्थ की प्रतीकों के साथ जो अर्थ जुड़ा होता है वह पूरी तरह संविदित और मानक होता है। भाषा के प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट संरचना होती है। भाषा की संरचना में विविधता होना स्वाभाविक है, जो व्यक्ति, अभिव्यक्ति और विशिष्टता और उसके उपयोग एवं प्रयोग के आधार पर होती है। संरचना की दृष्टि से भाषा विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे ध्वनि, रूप, शब्द, पद, वाक्य आदि। हिंदी के प्रसिद्ध भाषा व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में कहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार या स्पष्टता से समझ सकता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित या अधिकृत ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा किसी भी भाषा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। अगर कोई अपनी मातृभाषा से भिन्न कोई दूसरे भाषा सीखते हैं तो द्वितीय भाषा शिक्षण या विदेशी भाषा शिक्षण कहते हैं। अतः अन्य भाषा शिक्षण भी कहना अधिक उचित है। मातृभाषा और अन्य भाषा के बीच में विशेष अंतर होता है। मातृभाषा का अर्थ है कि बच्चा जन्म से वह परिवेश में जहाँ पालता है वहाँ की भाषा को ग्रहण कर लेता है। दूसरी मूल शिक्षा भी उसी भाषा से होती है, इसलिए उसकी जड़ें मातृभाषा में गहरी पैर पड़ती है। इसी विपरीत अन्य भाषा का अध्ययन मातृभाषा के आधार होता है, जिसका परिणाम होता है कि लेखन और बोलने की कुशलता जो मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से प्राप्ति होती है वह अन्य भाषा में नहीं होती है। मातृभाषा को बच्चा स्वाभाविक से सीखता है, जबकि दूसरी भाषा को ऊपर से सीखना पड़ता है। बच्चा किस प्रकार मातृभाषा को अध्ययन करता है उसी प्रकार विविधता और सार्थकता से द्वितीय भाषा के शिक्षण में प्राप्त नहीं होती है। इसलिए अन्य भाषा शिक्षण में समझना, पढ़ना, लिखना और बोलना आदि मुख्य कौशलों को परिश्रम से सीखना पड़ता है। इतना ही नहीं, कृत्रिम वातावरण में इसे नई आदत की तरह डालना पड़ता है। कोई अन्य भाषा सीखते समय भाषा के ध्वनि, शब्द, व्याकरण नियमों तथा उस भाषा की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के बारे में परिचित होने की कारण व्याघात की स्थिति बनती है। इसलिए भाषा शिक्षण में शिक्षण और अधिगम, शिक्षण प्रणाली तथा सिखाई जाने वाली सामग्री आदि महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान रखना आवश्यक है। शिक्षण के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया भी चलती है, तो कहा जा सकता है भाषा शिक्षण की विधि भी भाषा शिक्षण में प्रमुख भूमिका निभाती है। अन्य भाषा की शिक्षण सामग्री एवं उत्तम शिक्षण विधि अपनाते हुए भाषा सिखाते समय भाषा अधिगम या विकास होना अत्यंत संभव है। यह लघु शोध पत्र विदेशी भाषा का तात्पर्य, अन्य भाषा शिक्षण का स्पष्टीकरण, अन्य भाषा शिक्षण में उत्पन्न चुनौतियां एवं सार्थक भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आरुषि। और जी बहुत धन्यवाद सुगंधी। हमारे अगले प्रतिभागी हैं आरुषि ठाकुर। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो कृपया अपने शोध पत्र वाचन के लिए आए। सदन में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मेरे शोध पत्र का विषय है प्रवासी जगत और विदेश नीति। They were now traveling on Ibis, not as people but as girmitias, a word that just sounded like a curse,
yet no longer a name, nor a tribe, nor a creed, but only a condition. अमिताभ घोष की ये पंक्तियाँ सी ऑफ पॉपीज में न केवल गिरमिटिया इतिहास के शोषण का वर्णन करती है, बल्कि ये भारत से ले जाए गए मॉरिशस, सूरीनाम आदि द्वीपों में भारत के प्रथम डायस्पोरा प्रसार का भी वर्णन है। आज जब हम वैश्विक परिवेश में भारतीय डायस्पोरा की बात करते हैं तो ये अत्यंत गर्व का विषय है कि भारतीय डायस्पोरा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र में शीर्ष पदों पर आसीन है, जो अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। यही कारण है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय डायस्पोरा को कल्चरल एम्बेसडर कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि ये विश्व और भारत के बीच में एक मजबूत सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करते हैं और विश्व भर में उद्घोष कर देते हैं कि भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। ये संपूर्ण संसार को बताते हैं कि भारत संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में समझता है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम पे विश्वास रखता है। जब भारत का डायस्पोरा इतना मजबूत हो तो एक प्रश्न उठना लाजमी है कि ये भारत को हितों में किस प्रकार कारगर साबित होगा। दूसरा प्रश्न कि ये किस प्रकार भारत को यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट सीट दिलाने में कारगर साबित होगा। अगर हम बात सरल शब्दों में करें तो इसका उत्तर है ट्रांसनेशनल एडवोकेसी। ट्रांसनेशनल एडवोकेसी का अर्थ मैं सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। ट्रांसनेशनल एडवोकेसी से अर्थ है कि जो भारतीय मूल के लोग मेजबान देशों में राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक विशिष्ट पदों पर आसीन हैं, वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह मेजबान देशों में प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसमें वो भारत के हितों में नीतियाँ बनाने में प्रेशर डालते हैं। इसे ट्रांसनेशनल एडवोकेसी कहते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 3 स्तंभों में समझ सकते हैं, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक शामिल है। जब मैं बात राजनीतिक दृष्टि से करूं तो आप सभी इससे परिचित है कि आज भारतीय मूल के अधिकांश लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जिसमें मॉरिशस से लेकर ट्रिनिडाद टोबैगो, आप सब इन सब से परिचित हैं। या फिर हम ऋषि सुनक की बात करें जिनका अभी कार्यकाल खत्म हुआ, या फिर कमला हैरिस की यूएसए में उपराष्ट्रपति के लिए दावेदारी, ये बताती है कि भारतीय डायस्पोरा राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही प्रभावशाली डायस्पोरा है। लेकिन ये राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होना हमें हमारे दूसरे प्रश्न से जोड़ देता है कि ये किस प्रकार यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट सीट दिलाने में कारगर साबित होगा। इस चीज़ को परिभाषित करते हुए डॉक्टर महामलिंगम अपनी किताब फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छे से परिभाषित करते हैं कि जब भी हम भारतीय डायस्पोरा को देखते हैं तो हम अक्सर इकोनॉमिक्स का एक ही कंसेप्ट लेके चलते हैं, वो है रेमिटेंस। उसका एक और इकोनॉमिक कंसेप्ट है, वो है एसेट। हम भारतीय डायस्पोरा को एसेट के रूप में देख सकते हैं, जो P5 देशों में भारत की आवाज़ पहुंचाने में कारगर साबित करेगा। और यही भारत को परमानेंट सीट के लिए जो उसकी राह है उसको आसान करेगा। कल जब भारत को परमानेंट सीट मिलेगी तो इसमें एक महत्वपूर्ण का जो रोल होगा उसका मजबूत भारतीय डायस्पोरा का होगा। दूसरी बात, अगर हम सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बात करें तो हम सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति एक विश्वव्यापी संस्कृति है जिसे हम सब परिचित हैं। अगर मैं संस्कृति की बात करूं या भोजन की बात नहीं करूं तो ये बहुत ही गलत होगा। आज विदेश में रहने वाले लोगों को हिंदी बोलना ना आती हो या कोई भी भारतीय भाषा बोलने ना आती हो, लेकिन उन्हें भारत के भोजन के नाम कंठस्थ याद है। ये यहाँ की संस्कृति का प्रभाव दिखाता है। क्योंकि मेरे पास समय कम है तो मैं निष्कर्ष में आना चाहूँगी कि भारतीय डायस्पोरा भारत के लिए अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो भारतीय डायस्पोरा को साथ लेकर चलना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आरुषि। और अभी हमारे बीच अगले प्रतिभागी हैं नवीन नीरज जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो कृपया आएं और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। सभी का अभिवादन। मेरे शोध का पत्र का विषय है निर्मल वर्मा के संस्कृति चिंतन में राष्ट्र। निर्मल वर्मा राष्ट्रवाद की चर्चा संस्कृति के संदर्भ में करते हैं और संस्कृति की जो उनका चिंतन है
वो भारतीय संस्कृति को समझने की दिशा में वो चिंतन है, और इसमें वो भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति को अलग अलग करते हैं। अब वो अलग अलग करते हैं तो कैसे करते हैं, वो संस्कृति को कैसे देखते हैं? तो वो कहते हैं संस्कृति के बुनावट में 3 चीज़ों का योगदान होता है। समय के प्रति नज़रिया, प्रकृति के प्रति नज़रिया और स्वयं की चेतना के प्रति आपका दृष्टिकोण है। और वो इसी आधार पे भारतीय संस्कृति को और पश्चिमी संस्कृति को अलग अलग करते हैं। अब कहते हैं कि समय के प्रति जो भारत का नज़रिया है वो चक्राकार है, वो जबकि पश्चिमी संस्कृति का जो नज़रिया है कि समय रेखीय है, मतलब वो बटा हुआ है, अतीत बीत गया है, जो अभी है वो वर्तमान है और आने वाला है भविष्य है। पर हम जो भारतीय दृष्टिकोण में समय ये है कि वो चक्राकार है, वो घूमता रहता है, हम कभी चूकते नहीं, हम हमेशा बने रहते हैं। प्रकृति के प्रति नज़रिया उनका क्या है कि प्रकृति पे हमें विजय हासिल करना, ये पश्चिमी नज़रिया है। भारत का नज़रिया ये है कि प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। और तीसरा जो स्वयं के प्रति नज़रिया का जो भाव है, जो पश्चिमी दृष्टिकोण है, वो अहं केंद्रित दृष्टिकोण है, इगोइस्टिक नज़रिया है। जबकि भारतीय जो नज़रिया है वो सेल्फ के प्रति, वो उसकी उनका जो है वो आत्मन कहते, निर्बल वर्मा उसके लिए आत्मन शब्द का प्रयोग करते हैं। और पूरा पश्चिम के लिए वो कहते हैं कि वो ईगो, अहम है। इन 3 चीज़ों के कारण वो पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति को वो अलग अलग कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है ये बहुत ये नई चीज़ है, बहुत पुरानी नहीं है, ये 300 साल पुरानी चीज़ है और ये यूरोप के पुनर्जागरण से शुरू हुआ। और आज हम सब लोग जब अलग अलग देश है जब इसकी बात करते हैं तो कुछ न कुछ उसके साथ उनके प्रतीक जुड़े होते हैं। और ये इसमें राष्ट्रवाद को लेके जो उनकी धारणा है वो कहते हैं कि अगर हम पश्चिमी दृष्टिकोण से सोचेंगे तो ये जो अहं केंद्रित नज़रिया है यही हमें तोड़ता है, तोड़ने की दिशा में हमें ले जाता है। हर कोई एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाता है और हम अब सिकुड़ते हैं, अपने को दूसरे से अलगाते हैं। जबकि भारतीय नज़रिए में हम सबको समाहित करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें इस बात को समझना होगा कि जो भारतीय दृष्टिकोण है और जो पश्चिमी दृष्टिकोण है वो क्या है। वो इसके बारे में वो कहते हैं कि अगर आप देखिएगा, जब से यूरोपीय पुनर्जागरण का समय से ही अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि उनके लिए सबसे पहली जो चीज़ थी कि सबसे पहले उन्होंने प्रकृति पे विजय हासिल की। दूसरा दौर उनका शुरू हुआ कि वो उन्होंने दूसरे देशों को विजय प्राप्त करने लगे, वो दूसरों को जीतने लगे। जब वो भी हो गया तो तीसरे वो एक दूसरे से ही लड़ने लगे, खंडित हो गए, जो कि आप दूसरे विश्व युद्ध के समय की घटना को देख सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे ना तो आप विखंडित होते जाएंगे, आप टूटते जाएंगे। तो ये नज़रिया सही नहीं है। तो राष्ट्रवाद के विषय में हमें समझना पड़ेगा। जो भारत है वो कहता है कि आप देखिए ये एक ऐसा देश है जहाँ सब लोग एक साथ जीते, कितने समुदाय हैं, कितने अलग अलग जातियां हैं, नस्ल हैं, सब एक साथ जीते हैं, कितनी विविधताएं हैं। और हम एक दूसरे से इन चीज़ों के लिए लड़ते नहीं बल्कि हम आपस में मिलजुल के रहते हैं। ये सार था। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नीरज जी। और अगली प्रतिभागी हैं हमारे बीच नीता त्रिपाठी मैम। उनसे अनुरोध है कि कृपया आप पधारें और अपना पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही साथ अगले प्रतिभागी तैयार रहे। रीचा। मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और सभा में जो उपस्थित हैं हमारे विशिष्ट और कनिष्ठ वरिष्ठ श्रोतागण, आज के हमारे शोध का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शिक्षा। वर्तमान समय में ये विषय पर बहुत चर्चा हो रही है। पहले मैं विषय का सार रखते हुए आपको बताऊंगी कि अभी ये विषय हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है।
भारतीय ज्ञान परंपरा आज हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। यह परंपरा हमारे देश में हमारे वेद, उपनिषद और जो हमारी प्रणाली रही है वहाँ से शुरुआत हुई। हम उन जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं और इस समय इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो जो पुरानी पद्धति, शिक्षा पद्धति थी, आज उसको नए शिक्षा पद्धति के साथ दोनों को समाहित करते हुए आगे बढ़े। इसलिए हम बार बार भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा आज हमारे लिए एक नया शब्द नहीं है। ये हमारे जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, उसको हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़कर कैसे अपने शिक्षा में समाहित कर सकते हैं और अपने शिक्षा को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, जो विश्व पटल पर भारतीय शिक्षा को एक शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान दिलाए। जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जो हमारे शिष्य हैं या जो हमारे युवा हैं वो जब विदेशों में जाएं और भारत का प्रतिनिधित्व करें तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली हो वो आधुनिक भी हो और हमारे वेद उपनिषदों पर आधारित भी हो। चूँकि 3 मिनट ही मिला है तो मैं काट रही हूँ अपने विषय को। हाँ, मैं इस विषय को थोड़ा सा एक्सटेम्पर बनाते हुए ले चल रही हूँ क्योंकि अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान समय में प्रासंगिक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि अगर हमें विश्व के साथ भारत को, हम अभी तक विकासशील भारत ही पढ़ते आए हैं, तो विकसित बनाना है तो अपनी शिक्षा प्रणाली को और ही विस्तृत बनाना पड़ेगा, विशिष्ट बनाना पड़ेगा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। आज के जो हमारे युवा हैं, अभी जब हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जब वो कहीं भी शिक्षा की बातें करते हैं तो इस बात पे उन्होंने महत्वपूर्ण जोर दिया है कि हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाते हुए और अपने भारत की जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उसको समाहित करते हुए आगे बढ़ना है। और इसीलिए भारत की तरफ पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जो हमारे युवा हैं वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और विदेशों में जाते हैं और विभिन्न क्षेत्र में, देखिए, चाहे वो अध्ययन के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, और वो अपना परचम लहरा रहे हैं। और इसी शिक्षा प्रणाली के तहत मैं निष्कर्ष पे जाना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जो हमारे युवाओं के बहुत ही बड़े एक रोल मॉडल हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस समय जिस काम के लिए प्रतीक्षा करो, ठीक उसी समय उसे पूरा करो। और हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है कि जो मुक्ति के योग्य हो वही शिक्षा होनी चाहिए, सा विद्या या विमुक्ति। और महाभारत के अनुसार नास्ति विद्या सम चक्षु, अर्थात विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है। इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया में जब तकनीकी या प्रौद्योगिकी का मिश्रण किया जाता है तब वह शिक्षा आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ अपने आप को आगे ले जाती है। भारत विश्व शिक्षा की विकासशील दुनिया में प्रौद्योगिकी का एकीकरण सिखाने के भविष्य के आकार को देने में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद नीता मैम। और हमारे अगले प्रतिभागी हैं विशाखा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आएं और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। विशाखा। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम विशाखा है। आज इस मंच पर मैं जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ वह है भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में डिजिटल मीडिया एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। सबसे पहले भारत की भाषाई विविधता के संदर्भ में हम सभी को एक कहावत ज्ञात है कि कोस कोस पर पानी, 4 कोस पर वाणी। तो भारत एक ऐसा देश जहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हर पड़ाव पर भाषा, संस्कृति और विचार अपना रूप परिवर्तित करते हुए दिखते हैं। भाषाओं के प्रचार प्रसार की आवश्यकता क्या है, इसका उत्तर हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत पहले ही दिया था कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल।
अर्थात जब तक हम अपनी मातृभाषा को विकसित नहीं करेंगे तब तक हम स्वयं विकसित नहीं हो सकते। वर्तमान समय जो डिजिटलीकरण और वैश्वीकरण का दौर है, तो जिस डिजिटल मीडिया का प्रभाव मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। भाषा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। डिजिटल मीडिया में अनेक उदाहरण जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वीडियो प्लेटफॉर्म जो भाषा को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रख के वैश्विक स्तर पर भी उनको एक अभूतपूर्व पहचान दिला रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म में जैसे नेटफ्लिक्स, जिस पे हमारी RRR और फैमिली मैन जैसी सीरीज़ और फिल्में उपलब्ध हैं, जो हमारी संस्कृति को, हमारी कांतार मूवी जो हमारी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, जिस पे हालांकि एक्स हैंडल पे अंग्रेज़ी भाषा का प्रभुत्व है, लेकिन भारतीय भाषाएं भी उसमें अपना दूसरा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब डिजिटल मीडिया जो विचारों को प्रस्तुत करने का मंच है, तो उस मंच की जो आत्मा है वो है प्रौद्योगिकी, जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में। भारत सरकार ने भी इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे भाषिणी और जी ठीक है। तो मैं निष्कर्ष पर आती हूँ कि डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी ने भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जो पहचान शायद पहले नहीं मिली थी वो आज उनको वैश्विक स्तर पर मिल रही है। प्रवासी भारतीय भी इसके माध्यम से भारत से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विशाखा। और अगले प्रतिभागी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो है ऋचा। वो कृपया पधारें और उसके बाद तरनप्रीत कौर तैयार रहें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ऋचा, जानकी देवी मेमोरियल की छात्रा, आप सबके समक्ष अपना शोध पत्र लेके प्रस्तुत हुई हूँ। यह शोध पत्र जिसका विषय है अजीब दास्तां, नाटकीय एवं दार्शनिक दृष्टि। यह शोध पत्र यह प्रस्तुत करता है कि आलोक शुक्ला द्वारा रचित यह नाटक यह दिखाता है कि आज के जीवन में जब मनुष्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों में थोड़ी सी खटास पैदा होती जा रही है, छोटी छोटी बातें लोगों को एक दूसरे से दूर करती जा रही है। इस नाटक में हम ये साफ देख सकते हैं कि जब लोग आपसी संबंधों को आज के रूप में सही से प्रकट नहीं कर सकते, वह अपने भविष्य को लेके काफ़ी दिखावे पैदा कर रहे हैं। यह शोध पत्र आलोक शुक्ला द्वारा रचित नाटक अजीब दास्तां के माध्यम से आधुनिक समाज में मनुष्य की मानसिक स्थिति को सरल भाषा में पेश करता है। यह नाटक आज के पारिवारिक जीवन, आपसी रिश्ते और व्यक्ति के भीतर चल रहे मानसिक संघर्षों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। नाटक के पात्र हमें आपस में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जिसके संवेदनशीलता और प्रामाणिकता बढ़ जाती है। नाटक में ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। आधुनिक जीवन मनुष्य बाहरी रूप से व्यस्त और सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वह असंतोष, अकेलेपन और तनाव महसूस करते हैं। परिवार के सदस्य एक छत के नीचे रहते हुए भी एक नहीं हैं। यही छोटी छोटी बातें उनके रिश्तों में खटास पैदा करती है। अजीब दास्तां नाटक यह संदेश देता है कि जीवन के केवल जिम्मेदारियों और सामाजिक दिखावे से सीमित नहीं रखना चाहिए। रिश्तों में सच्चाई, मजबूती और आपसी समझ, संवेदना और खुले संवाद को संभव करती है। यह नाटक व्यक्ति के आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है और आधुनिक समाज में वैश्विक रूप से प्रस्तुत करता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ऋचा। तरनप्रीत मैम से अनुरोध है कि वो कृपया आएँ और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। उसके बाद योगिता शर्मा तैयार रहें। हॉल में बैठे सारे विद्वजन और मेरे प्यारे खोजाती सारथियों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं पहले ही यहाँ पर सबसे माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि पंजाबी से हिंदी अनुवाद करके अपनी बातों को रखना थोड़ा सा मेरे लिए पहली बार है, और शायद मेरे शब्द इधर उधर भी हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
मैं अपनी बात जो है वो हमारे पंजाबी के बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री है परमजीत सिंह जज, उनकी किताब है ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ। वैसे मेरे खोज पत्र का विषय मैं बताना भूल गई। मेरे खोज पत्र का विषय है प्रवासी पंजाबी उपन्यासों में जो महिला की स्थिति है और संघर्ष है, उसको मैं यहाँ पे उजागर करने की कोशिश करूँगी। तो परमजीत सिंह जज अपनी किताब में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखते हैं, और ये एक तरह से कटाक्ष है। वो ये है कि माता पिता अपनी बेटी की शादी किसी NRI से करने में इसलिए दिलचस्पी नहीं रखते कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, बल्कि इसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, परिवार में महिला का दर्जा नीचा होना, और दूसरा, उसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना। असली मकसद बेटी के ज़रिए परिवार के अन्य सदस्यों, खासकर बेटों के लिए विदेश जाने का रास्ता साफ करना होता है। अब मैं आपको वैसे तो पंजाबी की जो पीढ़ियाँ हैं प्रवास के अंदर, कनाडा हो गया या अमेरिका हो गया या क्या कहते हैं आपका UK हो गया, इन जगहों पे प्रवास सबसे ज़्यादा हुआ है। पंजाबी सबसे ज़्यादा वहीं पर बसते हैं। अब वहाँ पे 5वीं 6वीं पीढ़ी है, लेकिन मैं जो अपनी यहाँ पे शोध पत्र में मैंने जो पीढ़ियाँ ली है वो पहली 3 पीढ़ियों को जो है आधार बनाया है। पहली पीढ़ी की जो महिलाएं हैं जिनको जिस तरह से उपन्यासकारों ने पेश किया है वो ये है कि चाहे भारत है चाहे विदेश है, दोनों ही जगहों पे नारी के साथ जो है वो शोषण उसी प्रकार से होता है। और जो नारी की मानसिकता किस तरह से पेश हुई है कि पहली पीढ़ी की महिलाएं विदेश तो चली गई है, लेकिन उनकी मानसिकता आज भी पुरानी परंपराओं में कैद है। वो नारी जो प्रवास में है वो जॉब भी करती है, वो सब कुछ करती है, लेकिन बात जब उनकी खुद की बेटियों पर आती है कि जब उनके बेटियों के पुरुष मित्र वगैरह होते हैं, तो उस चीज़ को वो जो नारी है वो बर्दाश्त नहीं करती है। अगर हम दूसरी पीढ़ी में जाए तो दूसरी पीढ़ी की नारी जो है वो भारतीय मानसिकता और विदेशी मानसिकता उनके बीच में खड़ी है, जहाँ पर वो एक संघर्ष से गुजर रही होती है, लेकिन उसके ऊपर जो झुकाव होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाबी मानसिकता का होता है। वही अगर हम तीसरी पीढ़ी की बात करें तो तीसरी पीढ़ी में उस नारी को पेश किया गया है जो पूरी तरह से स्वतंत्र तो नहीं हुई है, लेकिन वो अपने घर से अलग रहकर पुरुष मित्र भी बनाती हैं, संबंध भी स्थापित करती है। अब मैं आपके समक्ष कुछ नारी की मानसिकता या नारी को लेके जो पुरुष की मानसिकता है वो किस तरह से उपन्यासों में पेश हुई है वो थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। नारी को लेकर कुछ चीज़ें और जो सामने आती है वो आती है अनजोड़ ब्याह, जिसको हम कहते हैं कि जिस शादी में कोई बेस नहीं होता है वो किसी मकसद को लेकर जो है बेस बनाया जाता है। जैसे एक नॉवल है हरजीत अटवाल जी जो UK के रहने वाले हैं, उनके नॉवल का नाम है वन वे, जिसके अंदर वहाँ पे वो पति पत्नी के संबंध को दिखा रहे हैं कि पति जो है वो भारत से संबंध रखता है और जो पत्नी है वो विदेश में रहती है। तो वहाँ पे वो एक डायलॉग बोलते हैं कि तूने आदमी के सामने चड्डी में स्विम क्यों किया, देख अगर तूने दोबारा ये बेवकूफ़ी करी तो मैं तुझे इस बात के लिए बर्दाश्त नहीं करूँगा, और आइंदा से मेरी वाइफ चड्डी पहनकर मर्दों के सामने स्विम नहीं करेगी। तो ये कुछ इस तरह से, और इसी तरह से एक रेत नॉवल है, उसके अंदर भी ये चीज़ आती है कि औरतों को किस तरह से जरिया बनाया जाता है बाहर के देशों में भेजने के लिए कि काणी, लंगड़ी, विधवा किसी से भी शादी हो जाए पर एक बार मैं बाहर सेटल हो जाऊं। इसी तरह से सवारी उपन्यास है, उसके अंदर जो विचार पेश हुए वो ये कि मैं मर्द होके गाली नहीं निकालता और तू औरत होके गाली दे रही है, शेम ऑन यू। इसी तरह से एक और नॉवल है स्पॉन्सरशिप जो नदीम परमार का नॉवल है, उसके अंदर से किस तरह से मर्दों की जो सोच है वो पेश होती है। सोचता हूँ कि सुखी की शादी किसी बाहर के लड़के से करवा दूँ, इसके पीछे बाकी सारे परिवार के लोगों को बाहर सेटल करवा दूंगा, घर का नर्क तो धुल जाएगा। सो इस तरह से जो है पंजाबी उपन्यासों में मर्द की मानसिकता किस तरह से पेश हो रही है, औरत की मानसिकता किस तरह से पेश हो रही है, चाहे औरत पहली पीढ़ी में है, चाहे औरत दूसरी पीढ़ी में है, चाहे औरत तीसरी पीढ़ी में है। यहाँ तक कि हरमहिंदर चहल जो अमेरिका के रहने वाले हैं, उनका एक नॉवल आया था नवयुग, जिसके अंदर नई पीढ़ी की बात की गई है
लेकिन वहाँ पर भी जो औरत है वो आप कह सकते हैं 5वीं 6वीं पीढ़ी की है, लेकिन उसको भी अपने परिवार वालों की बातों में आकर पंजाबी मानसिकता के पुरुष से ब्याह करना पड़ता है। और ब्याह के बाद क्या होता है कि दोनों में सभ्याचारक द्वंद्व की वजह से टकराव होता है और वो टकराव तलाक तक जाता है। और जब वही नारी किसी और पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो उसका वो पति उसको सबके सामने गोली से मार देता है। तो चाहे पहली पीढ़ी हो, दूसरी पीढ़ी हो, कोई भी पीढ़ी हो, औरत की जो मानसिकता या औरत को लेकर जो सोच है मर्दों की, आज भी वो उसी तरह से कहीं ना कहीं बरकरार है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तनप्रीत। मेरा प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो कृपया समय सीमा का ध्यान रखें ताकि सभी प्रतिभागियों को समान रूप से समय मिल पाए, है ना। आप सभी समझ सकते हैं कि ये चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसको समय से रख पाना। तो अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ योगिता शर्मा जी को, वो आएँ और शोध पत्र प्रस्तुत करें। और आगे अगले प्रतिभागी रितिका जी वो तैयार है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों सी तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम योगिता शर्मा है। मैं जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय की विद्यार्थी हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है प्रवासी जगत में राष्ट्रीय सांस्कृतिक बोध। किसी भी देश की संस्कृति उसकी वो जड़ें होती हैं जो उस दरख्त को सूखने के बाद भी फिर से हरा करने की क्षमता रखती हैं। भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन, बहुत विस्तृत और बहुत अलग अलग विभिन्नताओं से भरी हुई है। इस विरासत की, इस विशाल, इस भारत रूपी इस दरख्त को संभालने के लिए संस्कृति रूपी जड़ें आवश्यक हैं। और इन जड़ों की दाद इस बात पर दी जा सकती है कि बहुत से बाहरी आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति को कुचलने की बहुत सी कोशिशें की, बट आज भी यह संस्कृति अपना अस्तित्व बनाए हुए है। न सिर्फ अपना अस्तित्व बनाए हुए है, बल्कि उस विकट काल में भी उसने अपने लोगों का ध्यान रखा, उन लोगों के अस्तित्व को बनाए रखा। और आज उसने उन सभी के आत्मसम्मान को फिर से लौटाने की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा रखी है। आज हमारे देश के जो प्रवासी साहित्यकार हैं, जो बाहर देश में, जिन्हें विदेशों में मजबूरन ले जाया गया, वो आज वहाँ पर जाकर उन्हीं विदेशों के अंदर बैठकर अपने कलम की ताकत पर इस देश का सर गर्व से ऊंचा किए हुए हैं। और आज विदेशों में भारत क्या है, भारत विश्वगुरु था नहीं, भारत विश्वगुरु फिर से बन सकता है। भारत सोने की चिड़िया था नहीं, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। बट इस बार जब भारत सोने की चिड़िया बनेगा तो इस बार एक लेखक भी बनकर दिखाएगा, इस बार एक लेखनी का परिचय भी इस विश्व को दिखाएगा कि यहाँ के लोगों की ना सिर्फ खून बहाए हैं, ना बर्छी ढाल और कृपाण चलाए हैं, बल्कि यहाँ के लोगों ने अपनी कलम की ताकत से पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है और पूरे विश्व को यह बताया है कि भारत की लेखनी की ताकत किसी भी कीमत पर कम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के लोगों के हृदय तक जुड़ी हुई है। यहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, जो राष्ट्रीयता है, वो यहाँ के लोगों द्वारा लिखे गए रचनाओं में, यहाँ के लोगों द्वारा कहे गए वक्तव्यों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई व सुनाई देती है। यहाँ जो प्रवासी साहित्यकार हैं या जो डायस्पोरा से लोग बिलोंग करते हैं, उन्होंने विदेशों में रहकर बहुत से ऐसी रचनाएं लिखी हैं, बहुत से ऐसे वक्तव्य अपने मुख से उच्चारित किए हैं जिनको सुनकर किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता का परिचय दे पाना बहुत आसान हो गया है। जिसे अगर इसी क्रम में मैं नाम लूँ तो दिव्या माथुर जी, तेजेंद्र शर्मा जी, धनंजय जी, इंद्रजीत शर्मा जी, सुधाम डिंगरा मैडम, रेखा राजवंशी मैडम, इन सभी
जैसे अनेक ऐसे रचनाकार हैं, अनेक ऐसी महान विभूतियां हैं जिनका अगर मैं आज नाम ले लगूं तो शायद ये समय सीमा कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं निष्कर्ष के तौर पर ये बताना चाहूँगी कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, उसकी परंपरा, उसका बलिदान उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता का निर्माण करता है। उस राष्ट्र की संस्कृति समृद्ध और गौरवशाली है तो यह अवश्य ही राष्ट्र की समृद्धि के गौरवशाली होने का परिचायक कलम भी हो सकती है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो उस राष्ट्र का परिचय करवाते हैं, बट मेरा मानना ये है कि कलम से ज़्यादा समृद्धता के साथ और दृढ़ता के साथ अगर कोई अपना परिचय दे सके तो ऐसा मुझे ध्यान नहीं आता है। उस संस्कृति का हम सम्मान नहीं कर सकते जिस संस्कृति का अनुसरण वहाँ के लोग ही नहीं करते। हमें किसी भी संस्कृति का सम्मान करवाने के लिए आवश्यक है कि लोगों के हृदय में उस संस्कृति के प्रति सम्मान हो, लोगों के हृदय से उस संस्कृति के सम्मान, उसके इतिहास के बारे में पता हो। एक महान विदूषक ने ये बात कही है कि जो लोग अपना अतीत नहीं जानते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। इसलिए मैं ये यहाँ इस मंच से उद्घोष करना चाहूँगी कि हम हमारे अतीत को दोहराने के लिए अभिशप्त ना हों। इसके लिए यह आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ी इस बात को ध्यान रखे कि उनकी संस्कृति, उनकी राष्ट्रीयता इस देश का गौरव है और उसे बनाए रखना, उसे आगे ले जाना हमारा कार्य है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद योगिता। अगले प्रतिभागी हैं डॉक्टर माली देवी। डॉक्टर माली देवी कृपया पधारें। और उसके बाद अगले प्रतिभागी के तौर पे हमारे बीच शिवांगी सिंह नेक्स्ट प्रतिभागी हैं, तो वो भी तैयार हैं। सभी विद्वान जनों को और सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं अदिति महाविद्यालय से डॉक्टर माली समाज कार्य विभाग में पढ़ाती हूँ और मेरा जो विषय है वो है भारतीय ज्ञान प्रणाली में दलित नारीवाद की चेतना और उस पर चिंतन का महत्व। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो हमारी ऐतिहासिक संपदा है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी प्रकार से घटी है, बल्कि हम उसमें और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। 1980 के दशक में एक पेपर लिखा गया था, इंग्लिश में ही लिखा गया था, फ्रेडरिक जेम्सन द्वारा, जहाँ पर वो कहते हैं कि जो पहला विश्व है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, तो पहले विश्व कंट्री जो वो अमेरिका को बताते थे, तो उन्होंने लिखा था कि ये जो तृतीय विश्व जो देश हैं इनकी कोई संपदा नहीं है। और वो इस बात पर सवाल उठाते हैं और उस पेपर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर के रूप में देखा गया है, क्योंकि उसकी आलोचना भी बहुत हुई। फिर हमारे यहाँ से मैं कहूँगी एशिया से ही एजाज़ अहमद करके एक फ़िलासफ़र रहे हैं जिन्होंने उसका जवाब दिया कि भारतीय परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा जो सशक्त है वो है हमारा साहित्य, और वो साहित्य जो है वो हमारी संपदा है। और उसी संपदा को आप उस मानसिकता को आप कभी ब्रेन वॉश या जो कहते हैं कि वो हमारी सारी संपदा को ले गए, आप उस संपदा को कभी हमसे छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी लेखनियों में मौजूद है। अब इसके बाद मैं आती हूँ दलित नारीवाद पर। भारत में जो नारीवाद पर चिंतन रहा है, विशेषकर सभी भाषाओं में, थोड़ा सा सीमित हो गया है। सीमित इस प्रकार से कि कहीं ना कहीं दलित नारीवाद पर जो चिंतन है उसको, जो हमारे इनिशियल स्टेजेस थी जब नारीवाद पर लिखा जा रहा था, बात हो रही थी, सब अपने विचार प्रकट कर रहे थे, अपनी सामाजिक परिस्थितियों के बारे में लिख रहे थे, तो दलित नारीवाद के बारे में जो भी हमारे पास लेखन आए, लेखनियाँ आई, जीवनी आई, हमने उन जीवनियों को पूरे तरीके से उसको अपने जीवन में या अपने साहित्य में स्थान नहीं दे पाए। तो इसी प्रकार जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आई जूठन, जो सबसे ज़्यादा हम सभी के बीच में पढ़ी गई है, सबसे ज़्यादा उस पर चर्चा भी हुई है,
लेकिन उसके बाद जो हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र से 2 और जीवनियाँ आई, डॉक्टर कौशल्या की बवंडरों के बीच और डॉक्टर सुमित्रा मेहरोल जी की टूटे पंखों से परवाज़ तक। ये दोनों जीवनियाँ जो हैं वो हमें बताती हैं कि किस प्रकार से हिंदी जो है वो एक भाषा है सामाजिक समावेश की। ये जो वर्गीयकरण है ना, अगर इसको हमें चैलेंज करना है और इसको हमें तोड़ना है और सच में एक राष्ट्र की तरफ बढ़ना है जो जिसकी अवधारणा जो है जुड़े रहने की है, यदि हम वो करना चाहते हैं तो हमें इन्हीं जीवनियों के माध्यम से एक सामाजिक समावेश की भूमिका तय करनी होगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों जीवनियाँ हमें बताती हैं कि किस प्रकार से हम जो जातिवाद जो कि ब्रिटिशर्स हमें देकर गए हैं, उस जातिवाद को हम तोड़कर एक ऐसे सशक्त भारत की ओर अग्रसर हो सकते हैं जहाँ पर जाति है ही नहीं, क्योंकि यही जीवनियाँ माध्यम बन सकती हैं हम सब के बीच में सामाजिक समावेश का, एक दूसरे की भावनाएं शेयर करने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के संघर्ष को समझने का। क्योंकि यदि हम उन जीवनियों को एक अलग तरीके से देखेंगे तो हम शायद फिर से उसी जो पीड़ा हमें अंग्रेज़ों ने दी थी, हम उसी पीड़ा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं मानती हूँ कि हम सब जो हैं वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, तो सबसे पहले हमें अपने सामाजिक समावेश को और परिवेश को और बड़ा करना पड़ेगा, अपने हृदय को और बड़ा करना पड़ेगा। एक दूसरी बात मैं जल्दी से रखना चाहूँगी, मैं जानती हूँ समय बहुत कम है, कि हमारे बीच में बहुत सारे भाषाओं में, अंग्रेज़ी में भी बहुत सारी लिखी गई हैं जीवनियाँ, और उसके अलावा जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें भी लिखी गई हैं, राजस्थानी में भी लिखी गई है। इन सभी भाषाओं का कहीं ना कहीं हमें हिंदी अनुवाद करने की आवश्यकता है। और अनुवाद का महत्व सिर्फ केवल इतना नहीं है कि उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी या राजस्थानी से हिंदी में, उसका महत्व है कि हमें वो ब्रिज तैयार करना है जिसके थ्रू हम उस व्यक्ति के सामाजिक संघर्ष और उसकी पीड़ा को समझ सकें। तो ये जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है और तभी हम एक सच्चे राष्ट्र की तरह आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माली मैम। मैं शिवांगी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और अपना पत्र पढ़ें और उसके बाद तैयार है प्रोफेसर शशि मैम। प्रोफेसर शशि। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवांगी है और मेरा शोध विषय है विदेशी भूमि पर हिंदी कथा में स्त्री श्रम का यथार्थ, अभिमन्यु अनंत की साहित्य के संदर्भ में। हिंदी साहित्य का विकास केवल भारतीय भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। 20वीं शताब्दी से जब बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक रोजगार की तलाश में विदेशी भूमि पर पहुंचे, तब उनके साथ उनकी भाषा, संस्कृति, संवेदनाएं भी प्रवासित हुई। इसी प्रवासी अनुभव के प्रवासी हिंदी साहित्य का जन्म हुआ। यह साहित्य विस्थापन, पहचान, संघर्ष और स्मृति का साहित्य है। प्रवासी समाज की संरचना में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, किंतु उसका श्रम लंबे समय तक उपेक्षित, अदृश्य बना रहा। विदेशी भूमि पर स्त्री न केवल परिवार को संभालती है, बल्कि आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदारी रखती है। फिर भी उसका श्रम सामाजिक, साहित्यिक विमर्श के हाशिए पर रहा। मॉरिशस के सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अभिमन्यु अनंत ने अपनी कहानी उपन्यासों में स्त्री जीवन के हर पक्ष को एक तरह से उकेरा है। जब हम बात करते हैं, जब यहाँ से स्त्री विस्थापित होके मॉरिशस की ओर जाती हैं, तो एक सपने के तहत जाती हैं। उनका सपना रहता है कि हम यहाँ के समाज से कहीं बाहर जाएंगे तो हमारी स्थिति में परिवर्तन आएगा। लेकिन जैसे ही वो जहाज़ पे कदम रखती हैं, जहाज़ से उनकी यात्रा शुरू होती है और उनका संघर्ष भी, और उनके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उसके बाद वो विदेशी भूमि पे होती हैं जहाँ अपना कोई नहीं है। वो कहने के लिए, शिकायत करने के लिए भी आपके पास कोई नहीं होता एक विदेशी भूमि पे। जो आप अपने देश में रह के किसी से शिकायत कर सकते हैं, आप विदेशी भूमि में किसी से शिकायत तक नहीं कर सकते। और अभिमन्यु अनंत के साहित्य में ये हमें देखने को बखूबी मिलता है। तो जो हम बात कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप लाल पसीना देखेंगे, उसमें स्त्री के साथ जो चीज़ें होती हैं,
या स्त्री श्रमिकों के साथ, या अगर किसी श्रमिक की पत्नी है उनके साथ जो चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, उनके साथ जो बगान के मालिक हैं और ये लोग हैं वो जो शोषण करते हैं, उसकी सारी चीज़ें आप अभिमन्युवनत के साहित्य में दे सकते हैं। समय की सीमा बहुत कम है तो मैं उस चीज़ों को छोटा करके बता रही हूँ। तो अब औपनिवेशिक व्यवस्था में स्त्री श्रम जो जिसको मैंने जो टॉपिक बनाया है उसका छोटा सा एक हिस्सा है। मॉरिशस जैसे देशों का सामाजिक ढांचा औपनिवेशिक इतिहास से निर्मित हुआ है। औपनिवेशिक सत्ता ने श्रमिक वर्ग को सस्ते श्रम के रूप में देखा और स्त्रियों को सर्वाधिक शोषण किया। अभिमन्युवनत के साहित्य में यह औपनिवेशिक शोषण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्त्री श्रमिक को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जहां न तो उसके श्रम की उचित कीमत मिलती है और न ही सुरक्षा। औपनिवेशिक व्यवस्था में स्त्री का यह दोयम दर्जे का श्रम माना जाता है। यह मानसिकता अभिमन्युवनत के कथाओं में सामाजिक यथार्थ के रूप में उभरती है। पितृसत्ता और दोहरा श्रम, ये भी हम अभिमन्युवनत के कथा साहित्य में आपको देखने को मिलती है। ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि समय की सीमा है। स्त्री श्रम की अदृश्यता, अभिमन्युवनत का साहित्य स्त्री श्रम की अदृश्यता को दृश्य बनाने का प्रयास करता है। उनकी कहानियाँ समाज की नींव रखते हुए मान्यताओं से वंचित करती हैं। स्त्री की मेहनत परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालती है, फिर भी निर्णय की प्रक्रिया में उसे शामिल नहीं किया जाता। स्त्री चेतना और प्रतिरोध का स्वर भी मिलता है। प्रवासी समाज में स्त्री की सांस्कृतिक भूमिका क्या रही है और वो आज भी हम देखते हैं। अगर हम मॉरिशस के किसी भी लेखिका को देखें या अभिमन्युवनत को देखें या आज रहते हुए वहाँ पे जो भी प्रवासी हैं वो अपनी संस्कृति से किस प्रकार जुड़े हुए हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अभिमन्युवनत के साहित्य में मिलती हैं, चाहे वो रामायण हो चाहे भोजपुरी गीत हो, आपको अभिमन्युवनत के साहित्य में सब कुछ मिलेगा। अभिमन्युवनत का साहित्य और स्त्री विमर्श एक और बात है। मैं निष्कर्ष पे आती हूँ क्योंकि समय नहीं है। निष्कर्ष कहा जा सकता है अभिमन्युवनत का साहित्य विदेशी भूमि पर स्त्री श्रम के यथार्थ का सशक्त दस्तावेज है। उनकी रचनाओं में स्त्री केवल आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि सामाजिक संरचना की आधारशिला बनकर उभरती है। वे स्त्री के दोहरे शोषण, औपनिवेशिक व्यवस्था और पितृसत्ता की जटिलताओं को उजागर करती है, साथ ही स्त्री चेतना और प्रतिरोध को भी स्वर देती है। अभिमन्युवनत का साहित्य न केवल प्रवासी स्त्री कथा को समृद्ध करता है बल्कि स्त्री श्रम को केंद्र में लाकर हिंदी साहित्य को वैश्विक, मानवीय और प्रगतिशील दृष्टि प्रदान करता है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। और मैं शशि मैम से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया आएँ, अपना पत्र प्रस्तुत करें। अगले प्रतिभागी के तौर पे पूनम राठी मैम से अनुरोध है वो तैयार रहें। धन्यवाद सर। करते हैं जन मन को वंदन, जनमन गण की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित विद्वज्जन सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा विषय है नया मीडिया और उभरता संसार। नया मीडिया उस क्रांति को प्रतिबिंबित करता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, AI संचालित सामग्री और स्ट्रीमिंग सेवाओं के माध्यम से विश्व को एक बढ़ते संसार में परिवर्तित कर रहा है। मीडिया सिद्धांतकार मार्शल मैकलुहान की भविष्यवाणी द वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज को साकार करते हुए नया मीडिया ने भौगोलिक सीमाओं को धुंधला कर वैश्विक परस्पर निर्भरता का युग खड़ा किया है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट इसका जीवंत उदाहरण है, जो डिजिटल विभाजन को समाप्त करने, डेटा शासन को मजबूत बनाने और उभरती तकनीकों जैसे AI के वैश्विक नियमन पर केंद्रित है। भारत में डिजिटल इंडिया की सफलता ने राष्ट्रीय आय में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान दिया। 2026 में घोषित भारत की पहली डिजिटल जनगणना इसकी सफलता का प्रमाण है, जहां डेटा संग्रहण से नीति निर्माण तक सब कुछ डिजिटल माध्यमों से होगा। प्रस्तुत आलेख में नए मीडिया की अवधारणा, विकास, अवसर, चुनौतियों और उसकी भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। नया मीडिया पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से भिन्न, यह इंटरैक्टिव, उपयोगकर्ता जनित, बहुमाध्यमिक और कन्वर्जेंट पर आधारित है, जिसमें केवल सूचना
का संप्रेषण नहीं होता, बल्कि सूचना प्राप्त करने वाला जो दर्शक है, पाठक है, प्रयोक्ता है, वह अब इसमें पैसिव ऑडियंस के स्थान पर एक सक्रिय भागीदार की भूमिका निभाता है और प्रोड्यूसर से प्रोज्यूमर तक बन गया है। मार्शल मैक्लुहान ने 1960 में के दशक में मीडिया इज मैसेज कहा, अर्थात माध्यम स्वयं संदेश का स्वरूप निर्धारित करता है। वेब 2.0 में उत्पन्न सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, मीम्स, रील्स, वेब 3.0 ब्लॉकचेन आधारित विकेंद्री प्लेटफॉर्म तथा वर्तमान वेब 4.0 में कोरियन वेव्स से बॉलीवुड तक नया मीडिया सॉफ्ट पावर का हथियार है। इस रूप में यदि हम देखें तो भारतीय संदर्भ में हिंदी ज्ञान परंपराएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनरुद्धार पा रही हैं। यूट्यूब चैनल्स जैसे संस्कृति संवाद ने वेद उपनिषदों को युवाओं तक पहुंचाया है। राजनीतिक प्रभाव के यदि हम देखें तो अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की सोशल मीडिया रणनीति और भारत के 2024 लोकसभा चुनाव में 80% प्रचार डिजिटल रहा। अब इसके अवसरों की यदि हम बात करें तो हम सभी इसके अवसरों से अवगत हैं कि किस प्रकार से डिजिटाइजेशन, संवादात्मकता, हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया संयोजन और कन्वर्जेंस ने एक प्रकार से नेटवर्क कम्युनिकेशन के माध्यम से लोकतंत्र सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और जिससे नागरिक पत्रकारिता ने पीटीआई और एनआई जैसी जो न्यूज एजेंसियां हैं उसके मॉडल को चुनौती दी है। इसमें यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो मूक और स्वयं जैसे जो प्रोग्राम हैं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को तक शिक्षा को वैश्विक बनाया है। और इसमें यदि मैं संक्षेप में आगे जाना चाहूँ इसके निष्कर्ष को प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि समय की गरिमा का ध्यान में रखते हुए, तो जो मीडिया का उभरता संसार है वह केवल आर्थिक वैश्वीकरण नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, राजनीति, बाजार और नागरिक संबंधों की एक डिजिटल रूपांतरण प्रक्रिया है, जिसमें नया मीडिया एक केंद्रीय प्रेरक शक्ति के रूप में वर्तमान है। नया मीडिया दिन प्रतिदिन नवोन्मेष के नए प्रतिमान गढ़ रहा है और इसके अनियंत्रित और अत्यधिक प्रयोग के प्रभावों के दुष्परिणामों से बचने के लिए यह जरूरी है कि परिवार, समाज, राज्य और डिजिटल कंपनियों के स्तर पर एक नीतिगत ढांचा बनाया जाए। मीडिया शिक्षा और डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और नियामक संरचनाएं मिलकर एक ऐसा परिवेश तैयार करें जहां नया मीडिया मानव मुक्ति, सामाजिक न्याय और ज्ञान के विस्तार का माध्यम बन सके। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया डिजिटल है, उंगलियों पर सिमटी हर बात, स्क्रीन पर नाचते शब्दों का मेला, दूरी मिट गई पर निकटता खो गई, चेहरे के बदले चित्रों का संसार, भावनाएं बनी बाइट्स, प्रेम बना लाइक। यह डिजिटल धागा जोड़ता है पर तोड़ता भी है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शशि मैम। मैं पूनम मैम से अनुरोध करता हूं कि वो आएँ, अपना शोध पत्र पढ़ें और साथ ही साथ ममता वालिया मैम से अनुरोध है कि वो तैयार रहें। मंच पर विराजित और मेरे सम्मुख बैठे सभी को नमन, अभिवादन। अब तो केवल गूंज बची है, जीवन के सब गीत गए, राम जाने इस जीवन में हम हारे या जीत गए, हम हारे या जीत गए, अब वे बासर बीत गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी निराशावादी कारुणिक बातें करने लगी मैं आते ही। समस्या ये है कि मैं जिस विषय को लेकर आई हूँ वो है ही इसी तरह का, और मेरा विषय है प्रवासी हिंदी कहानियों में वृद्धावस्था की चुनौतियाँ। जीवन चक्र की अंतिम अवस्था या जीवन का अंतिम पड़ाव वृद्धावस्था कहलाती है, और यह वृद्धावस्था जो अनुभवों का संचित कोश है और अनुभवों की खान भी कहा जाता है, आज चिंताजनक स्थिति में है। हम कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, स्थितियां बदल रही हैं
और इसमें सबसे अधिक जो भुगत रहा है वह हमारा वृद्ध समाज है। और इसके लिए अगर हम देखें तो निरंतर हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, जिससे हमें पता चलता है कि आज के समय में निरंतर वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। क्यों? 2022 में जो वृद्धाश्रमों की संख्या थी वह थी 750। इससे पहले 2016 में 500 थी। 6 वर्षों में 228 वृद्धाश्रम बढ़ जाना वास्तव में चिंता का विषय है। हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमारे आश्रयदाता थे, जो हमारे जनक थे, जो हमारा बरगद की तरह जिन्होंने हमारा आश्रय दिया, वो आज घर से बेघर क्यों हो रहे हैं? और इन्हीं को चित्रित करती हैं, इन्हीं समस्याओं को चित्रित करती हैं। मैं भारतीय कहानियों की बात नहीं कर रही हूँ। भारतीय कहानियाँ हम सब पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी है, बेटों वाली विधवा है, या भीष्म साहनी की चीफ की दावत है, या उषा प्रेमवादा जी की वापसी है, ये हम सब पढ़ते रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रवासी साहित्यकारों की जो बाहर रह रहे हैं और हमारे जो हम जिन चीज़ों को भुगत रहे हैं उन्हें वो भी सहन कर रहे हैं, या वहाँ पर भी ये समस्याएं हैं। इनमें प्रमुख रूप से कुछ कहानियाँ मैं आपके समक्ष रखती हूँ। दिव्या माथुर जी की 3 कहानियाँ हैं। पंगा, जो सबके हित में हो और ठुल्ला क्लब। सुषमा वेदी की हैं सड़क की लय, गुनाहगार। कादम्बरी मेहरा की बिन घर नी घर। सीमा खुराना की बूढ़ा शेर। यही नहीं है, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनका अगर नाम लिया जाए तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। कादम्बरी मेहरा की कहानी बिन घर नी घर, जैसा नाम से स्पष्ट है कि पत्नी के बाद घर की स्थिति। इसमें हम देखते हैं कि नायक रोन और पत्नी जैनी की मृत्यु के बाद जो पति हैं रोन, वो अपने बेटे के साथ जेनेवा चले जाते हैं। और रास्ते में जब वो जा रहे हैं अपने पुत्र के साथ, एक बहुत सुंदर आलीशान बिल्डिंग देखते हैं और अपने पुत्र से जिज्ञासावश पूछ लेते हैं कि बेटे ये किस वीआईपी का घर है। तो बेटा बड़े ही बेशर्मी के साथ और बड़े बेरुखी ढंग से कहता है कि यह घर आपका ही इंतज़ार कर रहा है। यह स्वेच्छा से मरने वालों का केंद्र है। यहाँ दुनिया भर के लोग मरने के लिए आते हैं, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए। दूसरी कहानी है सूर्यबाला जी की कहानी, दादी और रिमोट। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मशीनों के साथ रहते रहते हम भी मशीनों की तरह संवेदनहीन होते जा रहे हैं। दादी गांव के परिवेश से बहू पोते बेटे के पास विदेश के महानगरीय परिवेश में पहुंचती हैं। वहाँ पर उन्हें अकेलापन महसूस होता है, तो उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए बहू के पास समय नहीं है, बेटे के पास समय नहीं है, बच्चों के पास समय नहीं है। उनको टीवी और रिमोट के साथ छोड़ दिया जाता है और उसका महत्व बताया जाता है कि आपका बहुत अच्छे से समय पास होगा इनके साथ। दादी का मज़े से समय कटने लगता है, किंतु असर जो होता है वो कहानी में आगे चित्रित है कि जब दादी ये कहते हैं कि संगत का असर, इसीलिए हमें मध्यकालीन काव्य से ही हम देख रहे थे कि संगत का असर बहुत अधिक होता है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बात कर रही हूँ मैं कि दादी जो हैं धीरे धीरे संवेदन शून्य होने लगती हैं, यंत्रों की तरह से होने लगती हैं। और एक दिन घर के नीचे गोली चलती है और एक युवा लड़के की मृत्यु हो जाती है उस गोली चलने में। घर पर जब बहू और पोता आता है और वो पूछता है पोता उनका कि मालूम है, पूछता है कि आज नीचे गोली चली है, तो दादी बड़े शांत स्वर में बोलती हैं, मुझे मालूम है, कल से ही मालूम है, कल ही देखा था मैंने। क्या लड़का झल्लाता है, अब होश में तो हो, अभी आधे घंटे पहले गोली चली है और आप कह रही हैं सड़क कि मुझे मालूम है। तो दादी कहती हैं बड़ी शांति के साथ, अब ये तो आए दिन के टंटे हैं, कल पेटी में भी यही दिखाया गया था।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग हो रहे हैं और हमें सोचना होगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम जी। अगले प्रतिभागी प्रोफेसर ममता वालिया मैम से अनुरोध है वो कृपया आएँ और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। और अगले प्रतिभागी रहे हैं ध्यान किरण खन्ना मैम। नमस्कार, मेरे आलेख का विषय है वैदिक साहित्य में राष्ट्र चिंतन। राष्ट्र एक सर्वकालिक सार्वभौमिक विचार है। राष्ट्रवाद किसी एक क्षेत्र या भूभाग विशेष का हिस्सा होने का बोध या अनुभव कराता है। वैदिक राष्ट्र प्राचीन भारतीय ऋषियों के उस उदार और व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है जहाँ राष्ट्र केवल एक भौगोलिक भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक इकाई है। वैदिक साहित्य में राष्ट्र की बड़ी स्पष्ट संकल्पना है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या कहा गया है। जब आप भौगोलिक इकाई के साथ कोई भावनात्मक संबंध बना लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका आप अहित कभी नहीं कर सकते, और व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। व्यक्ति के साथ जो भौगोलिक संसाधन है, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, वे सब के सब हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। वर्तमान संदर्भ में जितनी भी समस्याएं हम देख रहे हैं उसके मूल में हमारी भौतिक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो आज आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में या कहीं और देखते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो समस्या अगर वैदिक चिंतन के हिसाब से आप चलें वो कभी पैदा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हमारे वैदिक साहित्य में हमेशा से कहा गया है संगच्छध्वम, हम एक साथ चलें, हमारे स्वर एक जैसे हों, हमारे भाव एक जैसे हों। वसुधैव कुटुंबकम, यदि हमारा परिवार एक है, हम पूरी धरती को एक मानते हैं। तो मुझे तो 1 ही मिनट मिला, मैंने तो टाइमर लगाया था। चलिए कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के मुझे एक अंतिम एक पंक्ति में ज़रूर कहूँगी। एक अथर्ववेद में राष्ट्राभिवर्धन करके एक सूक्त है, और उस सूक्त को पढ़ कर के मैं यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें आपने पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, जल के बारे में, पृथ्वी सूक्त है, जल सूक्त है। वैदिक साहित्य में लोग जो जब तक वेदों को नहीं जानते हैं तब तक मैं भी कुछ समय तक वेदों के बारे में सोचती थी कि शायद ईश्वर की वंदना होगी, लेकिन जल की आराधना है। अरण्य के यानी जंगल हमारे कैसे हो, हमारी प्रकृति कैसी हो, हमारी वायु कैसी हो, हमारे मन कैसे हो, हमारे भाव कैसे हों, जितने भी पंचभूत तत्व हैं उन सबको संरक्षित करेंगे तो जो आप ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं, जो दिल्ली में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 देख रहे हैं, वो सारी समस्याएं ही नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कहती हूँ कि वर्तमान समय की ये आवश्यकता है कि वैदिक राष्ट्र चिंतन के बारे में सोचें, तो हम अपने देश की समस्याओं से तो मुक्ति पाएंगे ही, विश्व में भी शांति होगी। जो हम शांति पाठ करते हैं उसमें औषधियों की भी शांति है, वायु की भी शांति है, हर चीज़ में समरसता होगी, तो निश्चित रूप से हम सबका जीवन भी सफल होगा। शरीर के किसी एक अंग में अगर दर्द होता है तो पूरा शरीर बेचैन होता है, तो समाज का भी कोई एक हिस्सा अगर हमारा कष्ट में होगा तो निश्चित रूप से हम पर भी वो न्यूटन्स का जो 3rd लॉ है वो हम पर भी लागू होगा। तो कुल मिलाकर के दूसरे को सुख देने का प्रयास करेंगे, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो धरती हो, तो उसका प्रतिरूप हमें वापस प्रतिक्रिया स्वरूप मिलेगा और हम भी एक समरस और समरसता से पूर्ण समाज में जी पाएंगे और दीर्घजीवी, जिसे जीवे में शरदा शतम कहा गया है, हम भी लंबी आयु के साथ प्रसन्नता के भाव के साथ जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद मैम। मैं अगले प्रतिभागी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया आएँ और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें, और साथ ही साथ अगले प्रतिभागी डॉक्टर पूनम छपरा मैम तैयार रहें। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ जन को मेरा नमस्कार।
मेरे 2 मिनट में से 1 मिनट है समर्पित आदरणीय हरीश जी को। कोरोना काल से इन्होंने हमें सक्रियता का ऐसा प्रेरणा पाठ पढ़ाया है कि वो अभी तक थमा नहीं है। मेरी श्रद्धा आपके लिए। मेरे आज के जो शोध पत्र का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा की विशिष्टता, समग्रता और सार्वभौमिकता। ये वो विषय है जिसको समझने में 5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। तो मैं इसकी केवल जो है विशिष्टता और समग्रता के विषय में 2 बातें कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगी कि भारतीय ज्ञान प्रणाली जो 2018 में हमारी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक उपक्रम है। हम विश्व गुरु क्यों थे, हम अपनी जड़ों से क्यों कट रहे हैं, हमें पुनः विश्व गुरु किस तरह से बनना है और नई पीढ़ी को उसके साथ जोड़ने का एक ये जो उपक्रम है, ये भारतीय सांस्कृतिक वांग्मय की समग्रता, व्यवहारिकता और उसके सतत विकास पर बल देता है। ये केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि ये जीवन उन्मुखी है। ये इसकी सार्वभौमिकता भी इसी तथ्य में निहित है कि ये ज्ञान को मानव कल्याण और स्थायी भविष्य के लिए कालातीत और विश्वव्यापी समाधान प्रदान करता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का जो उसकी विशिष्ट उपादेयता है, ये इसका एक समग्र दृष्टिकोण है, उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है जो केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के कौशल विकास पर केंद्रित है। ये छात्रों को और अपने जो युवा पीढ़ी है उसको अनुकूलनशील और एक नवाचारी दृष्टिकोण प्रदान करता है। मूल्य आधारित शिक्षा, सतत समावेशी अनुशीलन पर उसका जो मन है वो उसको केंद्रित करता है। ये सिद्धांत, कर्म, अध्यात्म और दर्शन की वर्तमान में जो आवश्यकता है लोगों के साथ उसको परिचित करवा रहा है, उनको उनकी संस्कृति के साथ जोड़ रहा है और भारत की जो उसकी एक गरिमा थी, उसके सांस्कृतिक जो उसका सांस्कृतिक वांग्मय है, पुनः उसकी तरफ हमें लेके जा रहा है। और ये एक अभिनंदनीय, एक सराहनीय उपक्रम है भारत सरकार का। आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद किरण मैम। और अगले प्रतिभागी पूनम मैम से अनुरोध है कि कृपया आएँ और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। और उसके बाद 2 प्रतिभागी मुस्कान और रितिका भी तैयार रहें। सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, छात्रों, शिक्षकों और माननीय आचार्यों को सादर प्रणाम और प्यार भरी शुभ प्रभात। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी हाथ जोड़कर शुभ प्रभात में शामिल होंगे। यही हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, हमें इसी से ही जुड़ना है और यही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन में इस भव्य आयोजन में आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे शोध पत्र का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय विरासत, भविष्य से जुड़ा हुआ अतीत। बात अगर हिंदी भाषा की हो तो हमारी समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका अथाह भंडार मिलता है। लगभग अर्ध शताब्दी पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। ये त्रासदी अब भी महसूस की जा रही है जो तब महसूस की जाती थी। आज भी स्थिति जस की तस ही है। बीते 2 दिनों में हम सभी ने इस पर काफ़ी चर्चा और परिचर्चा में भाग लिया और महसूस किया कि ऐसे आयोजनों से भाषा के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक और महती भूमिका निभाई जा सकती है। गर इन आयोजनों के पश्चात भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं तो भारतेंदु, मैं आयोजकों का और नीलम मैम बस एक ही है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में इस बात का उल्लेख किया था, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत,
हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। ये बात आज भी सटीक प्रतीत होती है कि हम सब अपने अपने कार्यों में ही व्यस्त हैं, अपनी अपनी बातों में ही व्यस्त हैं, किसी और की बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। और हमारी समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा आदि में जिन्हें हमारे पूर्वजों ने सदियों में विकसित किया, ये परंपरा हमें जड़ों से जोड़कर जीवन को सुगम बनाने का तरीका दिखाती है। आज योग और आयुर्वेद के पास से भारतीय ज्ञान परंपरा का उचित प्रयोग किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक शांति के लिए इसका महत्व और बढ़ गया है। अब मैं निष्कर्ष पर आती हूँ। अब यहाँ ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि आज हमारे भविष्य की दिशा है। ये हमें स्वस्थ, संतुलित, जागरूक जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस अनमोल विरासत से ज्ञान में वृद्धि करते हुए देश और समाज के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दें। एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन, धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद मैम। और मैं मुस्कान से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया आएं और अपने विचार रखें। नमस्कार। मंच पर पधारे सभी अतिथियों का मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है मुस्कान, मैं जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से हूँ और मेरा टॉपिक है प्रवासी जगत में हिंदी। हिंदी केवल भाषा नहीं, भाव है, वह भाव जिसे हम हमारे विचार प्रस्तुत करते हैं। प्रवासी जगत में हिंदी केवल भाषा नहीं है, बल्कि वह परिचय है भारत का, भारतीयता का। परिचय यह है कि भाषा विश्व को यह बताती है कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अन्य भाषी और हिंदी केवल मौजूद है जो विश्व में भारत का परिचय करवाते हैं। हिंदी की व्याकरण की तुलना अनेक भाषाओं में करके उन्हें पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। विदेश में अनेक हिंदी के विद्यार्थी हैं जो हिंदी को पढ़ना चाहते हैं। यही हिंदी की सफलता है। किसी भी भाषा की सफलता उसी में है जब उसे पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगे। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रितिका है, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की विद्यार्थी हूँ मैं। मेरा शोध पत्र का विषय है प्रवासी स्त्री कथाकार दिव्या माथुर जी। प्रवासी आते हैं पक्षी की तरह अपनी जड़ों में लगाकर भारत की मिट्टी, फिर उड़ जाते हैं, ले जाते हैं इस मिट्टी की खुशबू 7 समंदर पार। साहित्य समाज का दर्पण होता है, वह चाहे भारतीय साहित्य हो या अपनाए गए देश का साहित्य हो। प्रवास में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को प्रवासी साहित्य कहा जाता है। प्रवासी साहित्य न केवल भौगोलिक दूरी की कथा है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक संघर्षों का भी साहित्य है। उन्हीं में से स्त्री लेखन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हीं में से एक है दिव्या माथुर जी, जिन्होंने अपनी कहानियों में महिलाओं की पीड़ाओं को, उनके साथ हो रहे अन्याय को बहुत बारीकी से प्रस्तुत करा है। उनकी कहानी आक्रोश में उन्होंने भारतीय स्त्री के गर्भपात कराने की एक मार्मिक कहानी का वर्णन किया है। इस कहानी में हिंदुस्तानी पत्नी की बेबसी और महत्वहीनता को दर्शाया गया है। इसी प्रकार उनकी कहानी प्रतिभा में समाज में छुपी प्रतिभा को, विशेषकर स्त्री और निम्न पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्तियों की उपेक्षा को उजागर करा गया है। उसमें नायिका को जन्मजात प्रतिभा, उस कहानी में नायिका में जन्मजात प्रतिभा है, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों, आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसके मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। उसी प्रकार उनकी कहानी सांप सीढ़ी में उन्होंने विधवा महिला की समस्याओं को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत किया है। समाज के सामने, समाज में आने वाली विधवा महिलाओं को किस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनका उन्होंने उसमें जिक्र करा है। उनकी कहानी जहर मोहरा में उन्होंने महिला की असमंजसता का वर्णन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिव्या माथुर जी ने के लेखन जो है वो पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। वो आत्मिक अनुभूति की हमें उसमें झलक देखने को मिलती है। दिव्या माथुर जी की कहानियों में हमें महिलाओं के जीवन को समझने में बारीकी से हमें समझ मिलती है। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद रितिका। और अब अगले प्रतिभागी हैं कुलदीप कुमार, कृपया आए। नमस्कार सर। मैं अपनी बात निष्कर्ष स्वरूप रखूँगा। 1 मिनट में मैं अपनी बात रखूँगा। अपने देश में कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। मेरा विषय है कि हिंदी कोश परंपरा और अनुवाद। कोश 3 स्तरों पर दिखाई देता है। एक है वाचिक परंपरा में कोश है। कई ऐसी हमारे भारत में भाषाएं हैं जो अभी उनकी लिपि नहीं है, अभी वो सिर्फ बोली जाती हैं, वाचिक परंपरा में हैं, तो उनका कोश आना बाकी है, अभी उनका लिपिबद्ध होना बाकी है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर वो देवनागरी में आएगा तो बहुत अच्छा होगा, तो इस पर भी कोश पर काम होना बाकी है। दूसरा मैं कहूँगा कि कोश, हिंदी के कोश की बात करें तो सबसे बड़ा कोश अभी तक जो उपलब्ध है हिंदी का, वो है हिंदी शब्द सागर, 11 खंडों में है। वर्तमान में ये अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, इसका डिजिटल फॉर्मेट शिकागो विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, अब कोश जो है लगभग मेरी जानकारी में लगभग 100 के करीब हिंदी कोश की बात करें तो 100 के करीब कोश आपको मिलते हैं। मैंने बताया कि सबसे बड़ा कोश हिंदी शब्द सागर है, 11 खंडों में है। उससे बड़ा कोश अभी तक आया नहीं है, चूँकि अब संभावना है कि नागे पिचाणी सभा इसको रीप्रिंट करेगी तो इसको परिवर्धित रूप हो सकता है हमारे सामने आए। इसके बाद मैं और कहना चाहूँगा, जो डिजिटल फॉर्म है, चूँकि अब डिजिटल का ज़माना है, भाषा हमारी डिजिटल हो रही हैं, तो अब कोश जो है डिजिटली ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो डिजिटल की बात करें तो सबसे बड़ा कोश जो होने वाला है भारत का, पूरे विश्व का होने वाला है, हिंदी शब्द सिंधु, जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, भारत सरकार का पहल है। ये 2029 में सबसे बड़ा कोश होगा। धन्यवाद, समय का अभाव है, कभी फिर किसी मंच पर बात करें। धन्यवाद जी। अगले प्रतिभागी में अंकिता मिश्रा है यहाँ पे, कृपया शीघ्रता के साथ आएँ। और उसके बाद सुनीता कुमारी, वो भी इस मंच की ओर आ जाएं। और सौम्या पांडे मैम, सौम्या पांडे हैं यहाँ पे, कृपया मंच की ओर आ जाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकिता मिश्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। मेरा शोध विषय है प्रवासी हिंदी साहित्य में राम, परंपरा और आधुनिकता। प्रवासी अनुभव की उस गहरी सांस्कृतिक परत को समझने का प्रयास है जहाँ विस्थापन केवल स्थान का नहीं बल्कि स्मृति, पहचान और मन का होता है। प्रवासी साहित्य में राम एक ऐसे जीवंत सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उभरते हैं जहाँ वनवास और प्रवास दोनों यात्राओं को जोड़ते हैं। जब मनुष्य अपनी जन्मभूमि से दूर जाता है तो वह अपने भीतर एक अपूर्णता और खोज को लेकर चलता है। इस खोज के केंद्र में अक्सर एक ही प्रश्न मन में बार बार उभरता है कि मैं अपने भीतर किस परंपरा का उत्तराधिकारी हूँ और आधुनिक जीवन में उसका क्या अर्थ है। प्रवासी साहित्य में राम इस प्रश्न की मौलिकता का उत्तर देते हैं। वे मात्र पौराणिक पात्र नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक स्मृति हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बच्चे। सौम्या पांडे, कृपया सौम्या पांडे आए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सौम्या पांडे, अदिति महाविद्यालय की विद्यार्थी। भारतीयता ने सिखाया है नारी को सम्मान, फिर भी क्यों मौन बन जाता है उसका ही अपमान। मेरे शोध का विषय है सोशल मीडिया के अंतर्गत #MeToo और #Women Voices आंदोलनों का प्रभाव। 21वीं सदी ने सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने का एक शक्तिशाली मंच प्रदान किया है। #MeToo और Women Voices जैसे हैशटैग केवल शब्द नहीं बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन है जो लाखों महिलाओं को जोड़ता है। यह अनुसंधान भारतीय संदर्भ में इन आंदोलनों के प्रभाव, नीति परिवर्तन और डिजिटल महिला सशक्तिकरण का गहन विश्लेषण है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और उसके विकास को दर्शाते हुए जनमत निर्माण के लिए है। सोशल मीडिया ने समकालीन दौर में नारीवाद और डिजिटल एक्टिविज्म को एक नया रूप प्रदान किया है। यह केवल सूचना साझा करने का माध्यम नहीं बल्कि यह प्रतिरोध का स्थान बन गया है।
#MeToo आंदोलन मूल्य रूप से 2006 में तराना वर्ग द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जो कि भारत में हम 2017 से सक्रिय देख सकते हैं। सोशल मीडिया आंदोलनों की प्रासंगिकता केवल उनकी सकारात्मकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी सीमाओं और चुनौतियों को अध्ययन करता है। ओके, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमने समय का आज काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में हमारे पास लोग मौजूद थे, समय हम अधिक नहीं दे पाए और हम समापन की ओर हैं। इस समय हमारे बीच आज इस सत्र को गरिमामयी उपस्थिति के तौर पे अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर नीलम राठी मैम उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथि के तौर पे प्रोफेसर हरीश अरोड़ा सर और मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे बीच प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी मौजूद हैं। मैं उन सभी के एक स्मृति चिन्ह और सम्मान अर्पित करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय का ये प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच हैं ऋषि कुमार जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उन्हें ये प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और साथ ही साथ करतल ध्वनियों के साथ आप सभी उन्हें आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आभार प्रकट करें। हमारे अगले विशिष्ट अतिथि जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनके सम्मान के लिए भी अनुरोध करता हूं राजेश गौतम जी से कि वो कृपया आएँ, उन्होंने ये प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका भी अभिनंदन करें, आभार प्रकट करें उनके प्रति। आपने अपने कीमती समय में से आज हमारे लिए समय निकाला। और हमारी अध्यक्ष महोदया के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अनिता मैम से भी कि वो कृपया प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका भी स्वागत करें और साथ ही साथ अभिनंदन करें, आभार प्रकट करें कि आपने अपने व्यस्तम समय में से हमारे लिए आज समय निकाला। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सत्र जो है हमारा प्रारंभ होने वाला है, तो कृपया उसी के लिए आप सभी यहाँ पे मौजूद रहें। अन्य सत्र के लिए आप सभी का पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनुरोध है कि इसी सभागार में उपस्थित रहें।